जीवन की शुरुआत धरती पर कई सौ सदियों साल पहले हुई और जीवन पहले गांव, फिर शहर और फिर नगरों में बसा। और इस तरीके से एक राज्य से कई सारे राज्य और कई सारे राज्य रजवाड़ों से आज वर्तमान में एक देश बना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जतिन एडू ग्रुप। आज हम क्लास 6 के इतिहास के अध्याय 8 पर आ चुके हैं और जहां हम शुरुआत करेंगे गांव, शहर और व्यापार की। यानी कि हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर लगातार आज 7वें चैप्टर के बाद 8वें चैप्टर पे आ चुके हैं और इस तरीके से फिर 9वां और 10वां चैप्टर करते हुए अब इस पूरे इतिहास के सेशन को एक बड़ी सी वीडियो में लाकर, यानी कि एक तरीके से कंपाइल्ड सेशन बना करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स करने का प्रयास करेंगे। तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और चलती है इसी एनसीईआरटी को अपना सार, अपना आधार मानते हुए, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि अध्याय शुरू करूँ उससे पहले मैं यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर देता हूँ इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में, इस चैप्टर में हमारे पास ये 9 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम टू बी कवर्ड करेंगे। जैसे लोहे के औजार और खेती, सबसे पहला टॉपिक कि लोहे के औजार कैसे खेती की जाती थी, कैसे खेती यानी कि एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जिनमें प्रमुखता सिंचाई, यानी धरती को सिंचाई करके फिर बीज लगाना और फिर उसको फिर तैयार करना। तो इस तरीके से कैसे कृषि के उत्पादन करने की जो अवस्था थी वो परिवर्तित हुई, थोड़ी सी डेवलप्ड हुई। उसके बाद गाँवों में कौन रहते थे, तो विलेजेस में देखा जाए तो नगरीय सभ्यता थी पहले, फिर उसके बाद हम अक्सर ऐसा बोलते हैं पहले ग्रामीण सभ्यता रही, लेकिन भारत में तो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता के नाम से जानी जाती, ठीक है। हाँ, गंगा नदी के दोआब के आसपास गांव बसने शुरू हुए थे। फिर सिक्के कैसे प्रचलन में आए, नगर क्या क्या है, अनेक गतिविधियों का केंद्र बन गया था नगर, तो वो क्या है, शिल्प तथा शिल्पकार कौन है, यानी कि जो डिजाइन करने वाला आर्ट और आर्टिस्ट, ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण यानी अरिकामेडू का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे कि ये क्या है और इस अध्याय में इसका जिक्र क्यों है। फिर व्यापार और व्यापारी के बारे में जानेंगे, बिजनेस और बिजनेसमैन के बारे में, और समुद्र तटों से लगे राज्य और फिर समुद्र तट से जो अलग अलग राज्य लगे थे उनके बारे में, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक रोड मैप है हमारे पास कि हम टॉपिक 1 से टॉपिक 9 तक आएंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो आज की इस पहली वीडियो में देखते हैं कितने टॉपिक कवर कर पाते हैं, ठीक है। हमेशा एनसीईआरटी को आधार मानते हुए, एनसीईआरटी को बेस मानते हुए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमेशा हमें एक चीज़ पे को मानना चाहिए कि उसकी तैयारी हमेशा उसके आधार, उसके बेस से होती है और उसका आधार जितना मजबूत होता है उतनी ही अच्छी तैयारी और आगे रंग लाती है। एडवांस कोई सी भी बुक पढ़ी जा सकती है, नो डाउट, सब अच्छी होती हैं, सब में अपना अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है किसी भी सब्जेक्ट को दिखाने का, समझने का। लेकिन एनसीईआरटी जो हम पढ़ते आए हैं वो हमारे लिए आधार बनती है, हमारे को एक मजबूती देती है, एक हमें रोड मैप देती है कि हमें किस किस रास्ते पर किस तरह चलना है। तो शुरू करते हैं और ये शुरू होती है लोहार की दुकान पर प्रभाकर से। तो यहाँ पे कहानी के जिक्र में इसको रखा गया है और ये क्या है कि प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। प्रभाकर देखता है कि लोहार कार्य कर रहे हैं और एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गरम कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। क्यों ना लगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्यूरियोसिटी से भरे होते हैं और उसको ये देखकर क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये क्या कर रहे हैं। लोहार लोहे को गर्म करता है और ठंडे हथौड़े से उसको पीटता है, गर्म हथौड़े को ठंडे हथौड़े से पीटता है। यहाँ से कहीं ना कहीं ज्ञान और सीखने का एक नया नजरिया भी मिलता है। लेकिन वो ये सब देख करके अचंभित भी है। अब क्यों है ये अचंभित, तो इससे ये बात, ये कहानी का ये शुरुआत इसी चीज़ से इसलिए हुई है क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि जब इंसान एक साथ रहना शुरू किया, एक साथ रहकर विकास करना शुरू किया, समाज में सामाजिक होकर रहना शुरू किया, तो उसके लिए अब प्रमुखता होने लगी थी व्यापार की, क्योंकि अब धन कमाना प्रमुख क्षेत्र बन गया था।
अब आगे देखते हैं लोहे के औजार और खेती। तो हम अपने पहले टॉपिक से अब शुरू कर लेते हैं, लोहे के औजार और खेती की कहानी का इंट्रो इसी पर बेस्ड है। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात हो चुकी है ना, हमारे पास लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा है। लोहे के प्रयोग से हमने अपने आप को सुरक्षित रख रखा है। दरवाजे के तौर पे हम सुरक्षित महसूस करते हैं, रात को चैन से सो पाते हैं क्योंकि घरों में लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं। लकड़ी के लगे होते तो भी सोते, पर शायद उसके जल्दी टूट जाने या उसके जल्दी गल जाने या ना जाने किन्हीं और कारणों से, या ये जानते हुए कि बाकी लोग लोहे उपयोग करते हैं मतलब इससे ज़्यादा मजबूत और हम उससे कम मजबूत यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी डर सताता है। लेकिन तो लोहे का दरवाज़ा होता है तो बड़े बड़े बुलंद लोहे के दरवाजे तैयार होते हैं और हमें निडर बना देते हैं। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है और लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। हम बस में जाते हैं, लोहे की बनी है, ट्रेन में जाते हैं, लोहे की बनी है। हाँ, माना कि लोहे की मात्रा को मजबूती देने के लिए उसमें और अलग अलग एलिमेंट्स भी मिलाए जाते हैं। अगर प्योर लोहा नहीं मिलाते तो उसमें और भी एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि उसकी मजबूती को एक नेक्स्ट लेवल दिया जा सके। लेकिन फिर भी लोहा, आयरन उसमें मौजूद है और इवन हमारे शरीर में भी तो आयरन मौजूद होता है, उसकी कमी से भी तो शरीर काम करना बंद करता है। तो जिंदगी का हिस्सा बन गई है और इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। मैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उन्हें ही नोट डाउन करूंगा, बाकी आपके सामने पैराग्राफ को पढ़ करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके पास पहुंचे। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो लोहे के औजार और खेती के टॉपिक पे आए तो उसमें पहला जो पॉइंट समझ में आता है वो ये कि इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ, यानी आज से 3000 साल पहले इस लोहे का प्रयोग देखने में मिलता है, प्रचलन देखने में मिलता है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो बिल्कुल। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बड़े उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फल शामिल हैं। हम अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। तो यहाँ पे हमें लोहे के औजार मिलते हैं, कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हल मिलते हैं खेत की। अब आइए एक बार आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ। ये इमेज औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हसिया, कुल्हाड़ी और सरसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। हटाइए। तो ये देखा आपने, ये है लोहे के औजार और उनसे होने वाली खेती। यानी लोहे का उपयोग हमने अपने सबसे पहले व्यापारिक व्यवस्था में, जो कि हमारा था या हमारा सर्वाइवल था, कृषि, जिस पे हम डिपेंड थे, जिसकी वजह से आज भी डिपेंडेंट है, बट क्योंकि कृषि की उतनी वैल्यू, उतनी कद्र रही नहीं जितनी पहले थी और किसानों की रिस्पेक्ट थी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कवर हुआ यहाँ पर। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो अब इसमें पॉइंट निकल, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो जिस तरीके से रोपाई यानी कि बीजों को बोना, उसमें खोदकर, जमीन को खोदकर उसमें बीजों को रोपाई करना, उसको लगाना, उसके बाद यदि फसल पक जाती है और पकने की प्रक्रिया शुरू होती है या तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होती है, प्रोसेस शुरू होता है, तो उस प्रोसेस में कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता था। तो ये हमें समझ में आता है सिंचाई से। तो सिंचाई की जानी शुरू हुई और इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं।
खाली स्थानों में ये सही वाक्य भरें। जैसे लोहे के द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन के अनिश्चितता घटी, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, राजाओं ने सिंचाई की योजनाएं बनाई और धन खर्च किया। अब देखते हैं गाँवों में कौन रहते थे। अब हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, अब है गाँवों में कौन रहते थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लेला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो गांवों में कौन रहते थे? 3 तरह के लोग। तमिल भूस्वामियों को वेल्लेला, साधारण हलवाहों को उनवार, भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के लोग हमने देखे जो गांव में रहते। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ग्राम भोजक यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। और अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। तो ये 3 तरह के जो लोग हैं उनमें तमिल में जो भूस्वामी हैं जिनके पास अपनी जमीन है, भूस्वामियों को इनको वेल्लेला कहा जाता। साधारण हलवाहों को उनवार, भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियर और अधिमई ये सब कहलाते। अब बात करें उत्तरी हिस्से की, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर रहते थे इसलिए ये आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था और साधारणतया इनकी जमीन इनके दास और मजदूर काम करते। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने के लिए इन्हें ही काम सौंपता था और न्यायाधीश का कभी कभी ये पुलिस का भी काम कर लेते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। तो 3 तरह के लोग हो गए। एक जिसके पास अपनी खुद की जमीन होगी, दूसरा वो जो उसका पूरे गांव का प्रधान होगा, ग्राम भोजक कहलाएगा और ये वंशानुगत होगा, और तीसरा स्वतंत्र कृषक यानी गृहपति। और इसके अलावा देखें तो लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे और भी इसमें रहते थे। यहाँ पे एक कॉलम में प्राचीनतम तमिल रचनाओं के बारे में लिखा है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। आइए इसको आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, प्राचीनतम तमिल रचनाएं हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै देखो मानचित्र 7 पृष्ठ 89 के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है था और गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वह संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं और वह है आहत यानी सिक्कों के बारे में। तो सिक्के करते हैं, उसके बाद बाकी के जो टॉपिक बचे हैं हमारे पास 5 टॉपिक, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगला हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं, सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है, आइए इस चित्र को देखते हैं। तो ये देखिए 500 साल पहले के चित्र हैं करीब, और ये जो चित्र हैं ये सिक्के, ये आहत सिक्के। आहत मतलब होता है ऊपर से एकदम उकेर कर ऐसे ऊपर से छपाई करके इसको बनाया जाता था, ठीक है।
तो ये 8 सिक्के हैं। और चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। एक बार इसके बारे में पढ़ भी लीजिए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। यह या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो ये हमारे सामने आहत के सिक्के के बारे में जानकारी थी। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, लोहे के औजार, कृषि उत्पादन, गांवों में कौन रहते थे और सिक्के। अब इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी और इतने ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फोकस इसी बात पर है कि हम NCERT कट टू कट फॉलो करें। और जब ये सारे 10 के 10 चैप्टर हो जाएंगे तो उसके बाद इस क्लास 6 की इतिहास को कंप्लीट वीडियो में लाकर एक वीक की वीडियो में इस पूरे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट डेट्स और एकदम स्टेप बाय स्टेप कहानी को समझाते हुए रोकूंगा। फिर क्लास 7 की हिस्ट्री को शुरू करूंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये सब, आप जुड़े रहिएगा। और अगर आपको ये मेरा पढ़ाई का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।